हमीरपुर पुलिस स्टेशन। ये सिर्फ बाहर लगे बोर्ड के लिए ही एक पुलिस स्टेशन था। अंदर तो यह इंस्पेक्टर संजय राणा द्वारा चलाया जाने वाला एक वसूली का अड्डा था। वहाँ न्याय नहीं होता था, सिर्फ सौदे होते थे। एक दिन दोपहर में संजय राणा एक बेबस बूढ़े आदमी को पकड़कर पीट रहा था। क्या बेबुद्धे, कल ही तुझे पैसे लाने को कहा था, आज भी नहीं लाया? तुझे थोड़ी भी शर्म है या नहीं? कहते हुए वह उसे लाठी से मार रहा था। उन चोटों से वह बूढ़ा तड़प रहा था। तभी वहां मौजूद एक युवती ने उसे रोका। रुकिए, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग को इस तरह मार रहे हैं। आपको हमेशा उस पाप की कमाई ही चाहिए क्या? उसने हिम्मत करके सवाल किया। एक लड़की का विरोध करना संजय राणा से बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन है रे तू? इस बुढ़े से तेरा क्या रिश्ता है? तू इसकी बीवी है या ये तेरा बाप है? यहाँ से चली जा, वरना स्टेशन में घसीटकर ऐसी हालत करूँगा कि तू सपने में भी नहीं सोच पाएगी, उसने धमकी दी। लेकिन वह लड़की डरी नहीं, पर आसपास के लोगों ने उसे जबरदस्ती वहां से हटा दिया। गांव के लोग आह भर कर रह गए, भगवान ही हमें इस राक्षस से बचाए। उसके बाद संजय राणा स्टेशन के अंदर आया और कुर्सी पर पसर गया। उसका असिस्टेंट पांडे चाय लेकर आया। चाय का एक घूंट पीते ही इंस्पेक्टर ने मुंह बनाया। क्या है रे पांडे, ये चाय है या उबला हुआ पानी? इसमें तो चीनी ही नहीं है। सारा राशन घर ले जा रहा है क्या? वह चिल्लाया। इस पर पांडे ने डरते हुए कहा, अरे सर, आज चाय की दुकान पर छोटू नहीं है। उसका बाप वो बुढ़ा है, वो बहुत कंजूस है सर। राणा ने तुरंत कहा। पांडे, अगली बार चाय में चीनी कम हुई तो उस बुढ़े को उठा लाना और सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगाकर अंदर कर देना। यहाँ यही हाल था। चाय में चीनी कम होने पर भी लोगों पर केस दर्ज हो जाते थे। तभी एक गरीब रिक्शा वाला रोते हुए स्टेशन में आया। सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कोई चोरी नहीं की, वह तो बस दुकान के बाहर खड़ा था। उसने पैर पकड़ लिए। राणा ने उसे लात मारकर कहा, तेरे बेटे की जेब से मोबाइल मिला है, केस रफा दफा करना है तो 10,000 रुपये लगेंगे। रिक्शा वाले ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरे पास सिर्फ 500 हैं। 10,000 तो मेरा रिक्शा बेचकर भी नहीं आएंगे। लेकिन राणा का दिल नहीं पसीजा। पैसे हूं तो आना, वरना तेरा बेटा जेल की हवा खाएगा, कहकर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। शाम होते ही उस गांव का गुंडा और माफिया लीडर रॉकी भाई स्टेशन आया। रॉकी भाई को देखते ही इंस्पेक्टर राणा खड़ा हो गया और उसका स्वागत किया। रॉकी भाई उस स्टेशन के बॉस की तरह बर्ताव कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, उस स्कूल मास्टर की जमीन का क्या हुआ? वह अभी भी प्लॉट देने से मना कर रहा है, उसने पूछा। इस पर राणा ने कहा, अरे रॉकी भाई, आप कहें और मैं ना करूं? उस मास्टर को बुलाकर धमका दिया है, कल तक साइन कर देगा। जाते जाते रॉकी भाई ने एक बात कही, गुरु, सुना है कोई नई लेडी IPS ऑफिसर आ रही है, थोड़ा संभल कर रहना। ये सुनकर राणा जोर से हंसा। रॉकी भाई, ऑफिसर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेडी है तो क्या हुआ? 2 दिन फाइल देखेगी, 4 दिन मीटिंग लेगी, फिर बंगले में बैठकर बागवानी करवाएगी। असली राज तो हमारा ही है, उसने अहंकार से कहा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाली ऑफिसर कोई साधारण पुलिस वाली नहीं थी। अगले दिन नई IPS ऑफिसर मैडम ने स्टेशन का चार्ज संभाला। उनका नाम सत्यवती था। उन्होंने आते ही सबसे पहले पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। चौहान, इस स्टेशन में 150 केस दर्ज हुए, तो 90 केसों में गवाहों ने बयान क्यों बदल दिए? जुए के केस में आरोपी कैसे भाग रहे हैं?
उन्होंने सवाल किया। उन्हें समझ आ गया कि इंस्पेक्टर राणा एक अपराधी है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए सबूत चाहिए था। उन्होंने एक पक्का प्लान बनाया। नए आए कांस्टेबल रौनक को बुलाया। उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक मुजरिम की तरह नाटक करने को कहा। रौनक एक खुफिया कैमरा, स्पाई कैमरा लगाकर राणा के पास गया। सर, मैंने एक का सर फोड़ दिया है, वो शायद मर जाएगा, मुझे बचा लीजिए सर, उसने नाटक किया। राणा को लगा ये सच है। बचाना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, राणा ने डिमांड की। रौनक ने डरने का नाटक करते हुए वो 10,000 राणा के हाथ में रख दिए। राणा ने खुशी खुशी पैसे जेब में रख लिए। ठीक उसी समय मैडम सत्यवती ने स्टेशन में एंट्री ली। वो पैसे किस लिए लिए इंस्पेक्टर? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। राणा हक्का बक्का रह गया। मैडम, वह हकलाने लगा। रौनक ने तुरंत रिकॉर्डिंग सामने रख दी। राणा का भांडा फूट गया। वर्दी लोगों की रक्षा के लिए मिली है, ऐसे धंधे करने के लिए नहीं, कहकर मैडम ने उसे अरेस्ट करवा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर संजय राणा को जीप में बैठाकर ले जा रही थी तो पूरे स्टेशन में सन्नाटा छा गया। लेकिन गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। गांव वाले खुशी से बात करने लगे कि भगवान ही इस मैडम के रूप में हमें बचाने आए हैं। यहाँ ये हो रहा था और वहाँ असली विलेन रॉकी भाई के अड्डे पर हंगामा मच गया। एक गुंडा भागते हुए गया और बोला, रॉकी भाई, बड़ी मुसीबत आ गई है। रॉकी ने गुस्से में पूछा, क्या उस मास्टर ने कुछ किया? उसे टपकाने को बोला था न मैंने। गुंडे ने कहा, नहीं भाई, नई आई हुई लेडी ऑफिसर ने हमारे इंस्पेक्टर संजय राणा को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही रॉकी भाई ने हाथ में पकड़ा शराब का गिलास जमीन पर दे मारा। क्या मेरे आदमी को ही अंदर कर दिया? कौन है रे वो? हमीरपुर में मेरी इजाजत के बिना हवा भी नहीं चलती, ऐसे में एक लेडी ऑफिसर आकर मेरे साम्राज्य को हिलाएगी। चलो स्टेशन, उस मैडम को दिखाना पड़ेगा कि रॉकी भाई चीज क्या है। वह निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में स्टेशन के बाहर 10 गाड़ियां आकर रुकीं। रॉकी भाई अपने आदमियों के साथ शान से स्टेशन में दाखिल हुआ। किसी की परवाह किए बिना वह सीधा IPS मैडम के केबिन में गया और कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठ गया। नमस्ते मैडम, सुना है नई आई हो, लगता है आपको इस इलाके के बारे में ठीक से पता नहीं है, उसने व्यंग्य से कहा। मैडम ने धीरे से सिर ऊपर उठाकर देखा और कड़क आवाज में कहा, किसकी परमिशन लेकर अंदर आए हो? तमीज से बाहर खड़े रहो। रॉकी हंसते हुए बोला, मैडम, परमिशन आम लोग लेते हैं, मैं रॉकी हूँ। इस गांव में मैं खड़ा हो जाऊं तो इलेक्शन रुक जाता है, मैं बैठ जाऊं तो सरकार गिर जाती है। मेरे आदमी संजय राणा को अरेस्ट किया है तुमने, शराफत से उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर तैयार होगा या तुम्हें भी परेशानी झेलनी पड़ेगी, उसने धमकी दी। मैडम हंसते हुए कुर्सी से उठी। मिस्टर रॉकी, तुम फिल्में ज्यादा देखते हो शायद। ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी है। यहाँ औरत और मर्द का फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ अपराधी और सजा देने वाले का होता है। रॉकी भाई ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह मेरा अड्डा है। इस पर मैडम ने जवाब दिया, ये तुम्हारा अड्डा कल तक था, आज से ये कानून का अड्डा है। उन्होंने तुरंत कांस्टेबल चौहान को बुलाकर रॉकी भाई पर दर्ज पुराने सारे केस निकालने को कहा। जमीन कब्जा, धमकियां और अब सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसी धाराएं लगाने का आदेश दिया। रॉकी भाई ने फोन निकाला, मैं अभी मिनिस्टर को फोन करता हूँ। तब मैडम ने कहा, करो, जिसको करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, इंस्पेक्टर संजय राणा ने जो बयान स्टेटमेंट दिया है उसमें उस मिनिस्टर का नाम भी है। अगर तुमने फोन किया
तो तुम्हारे साथ वो भी अंदर आएंगे। ये सुनते ही रॉकी भाई के चेहरे पर डर दिखने लगा। बात समझ आते ही उसने पैंतरा बदला, मैडम गलती हो गई, हम बात कर लेते हैं। कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़? उसने रिश्वत देने की कोशिश की। मैडम ने गुस्से में रॉकी के गाल पर जोरदार तमाचा मारा। छी, अगली बार रिश्वत का नाम भी लिया तो जुबान काट लूंगी। वर्दी पहनने वाला हर कोई बिकाऊ नहीं होता रॉकी, कुछ लोगों का ज़मीर भी होता है, कहकर उन्होंने उसे अरेस्ट करने का हुक्म दिया। पुलिस ने रॉकी भाई को लॉकअप में डाल दिया। रॉकी के गुंडे डरकर भाग गए। उसके बाद ये केस कोर्ट में आया। उस दिन कोर्ट हॉल पूरा हमीरपुर गांव के लोगों से खचाखच भरा था। रॉकी भाई की तरफ से शहर से एक बड़ा वकील आया। उसने शान से उठकर कहा, माननीय जज साहब, मेरे क्लाइंट रॉकी भाई एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। इस नई IPS ऑफिसर ने जानबूझकर मेरे क्लाइंट पर झूठे केस लगाए हैं। बिना किसी सबूत के एक इंसान को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? उसने जोरदार बहस की। ये सुनकर रॉकी भाई कटघरे में खड़े होकर गर्व से मुस्कुराया। तब हमारी IPS मैडम सत्यवती हिम्मत के साथ आगे आईं। जज साहब, जुर्म साबित करने के लिए सबूत चाहिए, लेकिन यहाँ जुर्म खुद सबूत बनकर खड़ा है, कहते हुए उन्होंने कांस्टेबल रौनक द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो और रॉकी भाई के जमीन कब्जा करने वाले दस्तावेज जज साहब को सौंपे। उस वीडियो में संजय राणा का रिश्वत लेना, रॉकी भाई का पुलिस को धमकाना और मैं चाहूं तो सरकार गिरा सकता हूं वाले सारे संवाद साफ रिकॉर्ड हुए थे। ये देखते ही रॉकी भाई के वकील का मुंह बंद हो गया। इसके अलावा उस स्कूल मास्टर और रिक्शा वाले रामू ने भी कटघरे में चढ़कर अपने साथ हुए अन्याय को आंखों देखा सुनाया। बूढ़े मास्टर जी ने रोते हुए कहा, साहब, उस रॉकी भाई ने मेरी स्कूल की जमीन छीनने के लिए बहुत सताया। उस इंस्पेक्टर ने मुझे नर्क दिखाया। आखिर में पूर्व इंस्पेक्टर संजय राणा से भी पूछताछ की गई, तो उसने अपनी सजा कम करवाने की भीख मांगते हुए सच कबूल कर लिया कि उसने रॉकी भाई के कहने पर ही यह सब किया था। सारे सबूतों को परखने के बाद जज साहब ने गंभीर होकर फैसला सुनाया। समाज के रक्षक होकर पुलिस का ही भक्षक बन जाना और रॉकी भाई जैसे लोगों का पैसे से कानून को खरीदने की कोशिश करना माफ न करने लायक अपराध है। इसलिए रॉकी भाई और पूर्व इंस्पेक्टर संजय राणा को 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही रॉकी भाई की अवैध रूप से कमाई गई सारी संपत्ति जब्त करके उस पैसे को उस स्कूल के विकास में लगाने का आदेश दिया जाता है। जज साहब का फैसला आते ही कोर्ट के बाहर गांव के लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। मास्टर जी मैडम के पास आए और बोले, बेटी, तुम जीत गई। आज सच्चा धर्म जीता है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैडम सत्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी जीत नहीं मास्टर जी, यह आपकी हिम्मत की जीत है, और सैल्यूट करके अपनी जीप में चली गईं। पूरा गांव जय पुलिस मैडम के नारे लगा रहा था। अगले दिन रॉकी भाई और संजय राणा जेल की दीवारों के पीछे थे। अब तक इस बड़ी ही कमरों और मखमली गेयदों पर सोने वाले रॉकी भाई को जेल की कोठरी नर्क जैसी लग रही थी। जेल का रूखा खाना, मच्छरों की फौज और ठंडी जमीन ने रॉकी के अंदर बदले की आग को और भड़का दिया। नींद हराम हो गई थी। वह बस यही सोच रहा था कि उस IPS मैडम सत्यवती को कैसे भी करके मरवा डालना है। बगल में बैठे संजय राणा ने कहा, रहने दो भाई, उस मैडम से पंगा लिया तो हमारी जिंदगी और बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रॉकी ने नहीं सुना। उसी जेल में काली नाम का एक खूंखार हत्यारा सजा काट रहा था। बाहर उसका बड़ा नेटवर्क था। रॉकी भाई ने एक रात काली को बुलाया। देख काली,
मुझे पता है बाहर तेरे आदमी हैं। उस सत्यवती को मार डालना है। काम पूरा होते ही बाहर मेरे आदमी तेरे लोगों को 50 लाख देंगे और तेरे जेल से छूटने के बाद तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। उसने सौदा किया। पैसों के लालच में काली मान गया। उसने तुरंत गुप्त रूप से बाहर अपनी गैंग को खबर भिजवा दी। प्लान के मुताबिक एक रात मैडम सत्यवती पेट्रोलिंग खत्म करके जीप में अकेले जंगल के रास्ते से जा रही थी। साथ में सिर्फ ड्राइवर और एक कांस्टेबल था। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी, अचानक एक भारी ट्रक लॉरी ने जीप को जोरदार टक्कर मारी। जीप सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। ड्राइवर बेहोश हो गया। मैडम के सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। तुरंत झाड़ियों में से 4 गुंडे चाकू और हथियार लेकर बाहर आए, लेकिन सत्यवती कोई आम ऑफिसर नहीं थी। एक्सीडेंट होते ही वह सतर्क हो गई। सिर पर चोट लगने से चक्कर आ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी गन निकाली। गुंडे जैसे ही जीप के पास आए, उन्होंने चीते जैसी फुर्ती से बाहर कूदकर एक के पैर पर गोली मारी। बाकी 3 चाकू लेकर उन पर टूटे, तो वह शेरनी की तरह लड़ी। उस अंधेरे में हुई भयानक लड़ाई में उन्होंने 2 गुंडों को धूल चटा दी। बचा हुआ एक भाग रहा था, तो उन्होंने उसका पीछा करके उसे दबोच लिया। किसने भेजा रे तुम्हें? गन उसके सिर पर तानकर पूछा, तो डर के मारे उसने सच उगल दिया। जेल से काली भाई ने बोला, रॉकी भाई ने स्केच बनाया था। अगले दिन सुबह जेल में रॉकी भाई बहुत खुश था। अब तक तो वो सत्यवती मर चुकी होगी, पेपर में खबर आएगी, वह संजय राणा से खुशी खुशी बता रहा था। इतने में जेल का सायरन बजा। जेलर दौड़ते हुए आया और सेल का दरवाजा खोला। रॉकी भाई हंसते हुए बाहर देखने लगा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके दिल की धड़कन रुक गई। सामने आए पी.एस. सत्यवती खड़ी थी। सिर पर पट्टी बंधी थी, हाथ में लाठी थी और आंखों में अंगारे थे। उनके पीछे चोटों से भरे काली और हमला करने वाले गुंडे को पुलिस घसीटते हुए ला रही थी। रॉकी भाई डर के मारे पीछे हट गया। मैडम धीरे धीरे रॉकी के पास आई और बोली, क्या हुआ रॉकी? औरत है, एक्सीडेंट करवा देंगे तो मर जाएगी, ऐसा सोचा था। मैंने वर्दी शो ऑफ करने के लिए नहीं पहनी, ऐसे धोखे के वार का जवाब देने के लिए पहनी है। उसके बाद मैडम का इशारा मिलते ही जेल के स्टाफ ने रॉकी भाई और काली को लाठियों से जमकर धोया। रॉकी भाई का सारा अहंकार उन लाठियों की मार से उतर गया। मैडम, गलती हो गई, अब कभी ऐसी सोच भी नहीं लाऊंगा, छोड़ दीजिए, वह गिड़गिड़ाने लगा। सत्यवती ने गुस्से में कहा, अब से तुझे इस साधारण जेल में नहीं रखा जाएगा। तुझे अंडमान जैसी काला पानी वाली अंधेरी कोठरी में शिफ्ट कर रही हूँ। वहाँ सूरज को देखना भी तेरे लिए सपना हो जाएगा। उन्होंने ऑर्डर पास किया। जब रॉकी भाई को अंधेरी कोठरी की तरफ घसीटकर ले जाया जा रहा था, संजय राणा कोने में बैठकर अपना सिर पकड़कर बोला, मैंने पहले ही कहा था ना भाई, उस अम्मोस देवी से पंगा मत लो। इस तरह रॉकी भाई की बदले की आग ही उसके पूरी तरह बर्बाद होने का कारण बन गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आप किस गांव या शहर से ये देख रहे हैं, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।